कुछ टास्क दिए हुए थे। कल आपको पता होगा लूपिंग स्टेटमेंट की क्लास थी, और लूपिंग स्टेटमेंट में हमने कुछ टास्क दिए हुए थे जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने उसको करके सबमिट भी किया। जैसे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। चेक कर लेंगे, सेकंड सबका चेक कर लेंगे एक साथ। तो जैसे ये अब मुझे इसमें दिख नहीं रहा है ना कि किसने सबमिट किया हुआ है एक्चुअली। अदरवाइज जैसे ये MMIT संत कबीर नगर का एक स्टूडेंट है, गाजियाबाद का स्टूडेंट है, एक CSDM पॉलिटेक्निक से स्टूडेंट्स हैं, शाहजहांपुर से फरहान है, श्रेया मिश्रा है अंबेडकर नगर से। तो ये स्टूडेंट्स ने जो है टास्क सबमिट किया है एंड इट्स वेरी गुड। कल जो हमने टास्क दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क थे और कई सारे टास्क भी दिए थे। तो जिसने भी सबमिट किया बहुत अच्छा है। जैसे ये स्टूडेंट है, आप जिसने भी अगर सबमिट किया, अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो आप अपनी प्रोफाइल जो है अपडेट कर दीजिए पहले तो, सबसे इम्पोर्टेंट, ताकि आपका नाम दिख सके सही से। अब देखते हैं जैसे इन्होंने टास्क में क्या सबमिट किया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट फाइल इन्होंने सबमिट किया है, और अरे ये देखो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सब बनाया है इसने। ये प्रोग्राम बनाया हुआ है इन्होंने, 1 से लेकर 60 तक में 3 से डिविजिबल सारे नंबर्स प्रिंट कराना है। ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल प्रिंट कराना है। आप ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हो, प्लस अगर आप देख रहे हो तो आप जरूर इसको देखिएगा। इसी कंडीशन को आप कुछ ऐसे भी लगा सकते हो कि जैसे आपने पहले चेक किया 3 से डिविजिबल है, फिर आपने चेक किया 5 से भी डिविजिबल है, फिर आपने प्रिंट कराया। इसी को आप एंड से कॉन्केट करके ऐसे भी लगा सकते हो, एंड आई मॉडुलर डिवाइड बाई 5 इक्वल इक्वल 0, तब प्रिंट होगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो वेरी गुड। बाकी सारी एक्सरसाइजेस भी की हुई है इसने। 2 to 32 आई वेरी गुड किया है। ओके वेरी गुड। तो ये किस स्टूडेंट का टास्क है? क्या जिसका भी ये टास्क है वो आप अभी क्लास कर रहे हो क्या? किसने ये टास्क सबमिट किया है? कम से कम टास्क सबमिट करते हो तो यहाँ अपना नाम लिख देते, इसको PDF में अच्छे से बना के भेज देते। प्रेजेंट नहीं हो तुम, है ना? तो ठीक है, आप जिसने भी इसको सबमिट किया, आपने किया सारा टास्क, सो गुड। अब देखो, मुझे नेक्स्ट टॉपिक आपको बताना था, और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ये कल हमने आपको ग्रुप में भी CSGM वाले ग्रुप में भेजा है, टेलीग्राम चैनल में भी हमने ये नोट्स भेजा है। बाकी मैं कोशिश करूंगी तो आपको ये नोट्स मैं फिर से एक बार टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। विकास, ओके, ठीक है, वेरी गुड विकास। देखो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे हमने लिखा भी था, एरे स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर मेथड एंड पैकेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेथड्स का, कैसे हम कई तरीके से मेथड्स बना सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। पैकेज का भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेथड्स एंड पैकेजेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाएंगे, और उसके बाद भी जो क्लासेस हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे एंड स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो आप लोग जानते हो, स्ट्रिंग बफर आप नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। सो आज का टॉपिक है हमारा एरे। अब एरे क्या होता है, हमें देखना है कि एरे क्या होता है। देखो क्या है कि कल की क्लास सबको समझ आई थी, किसी को कंफ्यूजन नहीं है? क्यों? कल की क्लास समझ आई थी सबको? ठीक है, नेक्स्ट बताएं। हम्म, देखो सूरज भारद्वाज, वेरी नाइस, 8। चलो हमारे 8 के सिलसिले को बंद करते हैं फिर से।
ओके, तो 1 मिनट हैंग कर रहा है। मीटिंग आईडी और पासवर्ड बता दीजिए यार, मीटिंग आईडी और पासवर्ड। रुक जाओ, बता देती हूँ तुम्हें। 3 या 5 डिविजिबल वाला कैसे करें? अच्छा, जब दो कंडीशन लगाना हो तो कैसे लगाएं? देखो, जब दो कंडीशन एक साथ लगाना हो ना तो कुछ ऐसे लगाओगे, जैसे अभी 1 मिनट बताते हैं इनको। मीटिंग आईडी और पासवर्ड दे दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दिख रहा है क्या अभिषेक? इस ये अगर दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अगर 3 और 5 का डिविजिबल वाला चेक करना है ना तो ऐसे चेक करोगे, जैसे कहा गया कि आप आई की वैल्यू को प्रिंट कराइएगा। तब प्रिंट कराइएगा जब आई की वैल्यू 3 से भी डिविजिबल हो। आई शुड बी डिविजिबल बाई 3 ऑल्सो एंड 5 ऑल्सो। दोनों कंडीशन है, पहले 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो दोनों के बीच में क्या आ रहा है? क्या दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है? तो हाँ, दोनों से डिविजिबल होना कंपलसरी है। कोई एक से डिविजिबल हो जाए तो काम नहीं चलेगा, तो आप कहोगे नहीं चलेगा। तो जैसे कि अच्छा, कहाँ क्या दिख रहा है? रुको, तुम्हें मीटिंग आईडी पासवर्ड चाहिए ना, मैं दे रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कहाँ से होता है? इसमें से मीटिंग आईडी पासवर्ड निकाल लो अभिषेक। देखो, तो जैसे कि मान लो हमने आपको एक प्रोग्राम दिया, अ, हमने लिखा सपोज कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स विद इन विद इन विद इन 2 to 40 डिविजिबल बाई डिविजिबल, अब इसको समझ लेना, दैट इज डिविजिबल बाई 3 and 5। तो इसमें दो कंडीशंस आ गई कि पहले तो आपको कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स को चेक करना है। तो 2 को भी चेक करना है, 3 को भी चेक करना है, 4 को भी चेक करना है, 5 को भी चेक करना है, ऐसे ही 40 तक चेक करना है कि कौन कौन सा 3 और 5 से डिविजिबल है, कौन सा नहीं है। तो हम मैनुअल करने के बजाय लूप लगा सकते हैं ऐसे, फॉर आई इक्वल्स टू, यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर आई इक्वल्स टू, कहां से कहां तक? तो 2 से। और कहां तक? तो 2 से लेके 40 तक का हर नंबर, दैट मीन्स कि वो सारे नंबर जो 40 से क्या है, स्मॉल है, छोटे हैं। और अगर 2 से 40 जाना है तो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तब आगे जा पाएंगे। तो हमने लिख दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। आप ऐसे लिख सकते हो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो आई प्लस प्लस। आप सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, कोई कोई स्टूडेंट ऐसे लिख देता है आई प्लस 1, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ देख रहे हो सेमी कॉलन लगा है, तो सेमी कॉलन के बाद एक पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बनना चाहिए, आई प्लस प्लस ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 से लेके 40 तक का सारा नंबर हम चेक कर रहे हैं। अब करना क्या है, तो हमें चेक करना है कि अगर आप लिख दोगे कि system.out.println और यहाँ लिख दोगे डायरेक्टली आई, तो अगर डायरेक्टली आई लिख दोगे तो आई की हर वैल्यू जो लूप में आएगी, जो कि स्टार्टिंग में 2 होगी और बढ़ते बढ़ते 40 तक जाएगी, सारी वैल्यू प्रिंट होने लगेगी। लेकिन नहीं, इसके प्रिंट होने से पहले एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन है कि इफ आई की वैल्यू, जो भी अभी आई की वैल्यू है, हमें नहीं पता कि अभी आई की वैल्यू 2 है कि 3 है कि 4 है कि 10 है कि 30 है, जो भी आई की वैल्यू है उसे चेक करना है, डिविजिबल होना चाहिए पहले 3 से। तो 3 इक्वल, जब 3 से डिवाइड करें 0 आए, इस स्टेटमेंट का मतलब होगा जब किसी आई की वैल्यू को 3 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब है वो नंबर आई से 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये एक कंडीशन होना सिर्फ काफी नहीं है, 3 से भी और 5 से भी। तो इसी में दो कंडीशन जोड़ेंगे एंड का यूज करके, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके, और फिर एक दूसरी कंडीशन कि आई की वैल्यू को अगर 5 से भी डिविजिबल करें तो 0 आए। कोई कोई ऐसे कर देता है आई डिविजिबल बाई 3 एंड 5 इक्वल 0, नहीं, ऐसे नहीं।
एंड का यूज दो कंडीशन, दो अलग अलग कंडीशन होंगी उनको जोड़ेगा। अगर इसको देखो, सिर्फ इसको देखो, आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 3, क्या ये कोई कंडीशन है? नहीं है। जो एंड है उसके इधर वाले को देखो, 5 इक्वल इक्वल 0, ये तो एक कंडीशन है, लेकिन इधर वाला तो नहीं है, तो हो गया ना गलत। तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, दोनों साइड अलग अलग कंडीशन होंगी, लाइक आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 3 इक्वल इक्वल 0, फिर एंड, फिर दूसरी कंडीशन कंप्लीट कंडीशन, आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 5 इक्वल इक्वल 0। तो ऐसे करके आप इसको लिखोगे और प्रिंट कराओगे। ठीक है मैम, वाइल का यूज करिए। ठीक है, अब जैसे इसी को अगर वाइल का यूज से बनाना है तो फिर ऐसे बना देंगे, लिखेंगे पहले आई की वैल्यू कहाँ से, 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, कंडीशन क्या है, तब तक जब तक वैल्यू स्मॉलर हो किससे, 40 से। ठीक है, करना क्या है, तो आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ लिख दिया आई, लेकिन सारी वैल्यू को प्रिंट नहीं कराना है। कंडीशन है इफ आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 3 इक्वल इक्वल 0, और साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि आई मॉड्यूलर डिवाइड बाई 5 इक्वल इक्वल 0, तब आई की वैल्यू प्रिंट होगी। लेकिन वाइल लूप में स्टेटमेंट तो आपका हो गया, लेकिन अपडेशन का काम भी यही किया जाता है, मतलब आई इक्वल्स टू आई प्लस ये 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई प्लस प्लस, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा टास्क चेक कर लीजिए प्लीज। अच्छा, कर लेंगे, अभी कर लेंगे। तुम्हारा आई शायद नाम अपडेट, प्रोफाइल अपडेट नहीं है ना, इसलिए मुझे दिखाता नहीं है तुम्हारा टास्क। अच्छा, अभी अभी अपलोड कर दिया क्या? वेरी गुड, बहुत तेज हो तुम लोग। आदित्य शर्मा, अच्छा ये हो तुम, डाउनलोड करते। पीडीएफ मैंने बोला था पीडीएफ अपलोड अपलोड किया करो। ये 100 से 80 तक के सारे नंबर्स, वेरी गुड, देखो ये सही है, और सारे टास्क इसने लिखा भी है, सही तरीके से लिखा है। तो 100 से स्टार्ट होगा, और कंडीशन देखो, जब 100 से स्टार्ट होगा और डिक्रीमेंट करना है तो कंडीशन भी क्या लगेगी, लेस देन वाली लगेगी। मतलब चेक करो क्या ए की वैल्यू बड़ी है 80 से, मतलब अगर ए की वैल्यू 100 है वो 80 से बड़ी है, ए की वैल्यू 99 वो 80 से बड़ी है, ए की वैल्यू 98 वो भी 80 से बड़ी है, ए की वैल्यू 97 वो भी 80 से बड़ी है, तो फिर कंडीशन भी ऐसे लगेगा और यहाँ पे माइनस होगा। ये डिक्रीमेंट वाले लूप होते हैं ऐसे। 3 राइट अ प्रोग्राम वैल्यू दैट इज डिविजिबल बाय 3 विद इन 3 to 60, 3 to 60 प्लस 3। देखो अगर यहाँ प्लस 3 कर दिया है, यहाँ अगर प्लस 3 कर दिया तो कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो जानते ही हैं। अभी भी गलत है ये, 3 के बाद प्लस 3 करने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 करने की जरूरत है ना, जैसे अच्छा नहीं सॉरी प्लस 3, इट्स ओके। तो a इक्वल्स टू 3, उसके बाद जब तुमने प्लस 3 कर दिया तो हम जानते हैं कि अगर पहली वैल्यू 3 थी तो दूसरी वैल्यू 6 आएगी, तीसरी वैल्यू 9 आएगी, चौथी वैल्यू 12 आएगी, पांचवी वैल्यू 15 आएगी। तो हम तो पहले से जानते हैं ना कि ये सारी वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो फिर कंडीशन लगाने की कोई जरूरत उस टाइम पे नहीं है। अगर आई ए इक्वल्स टू ए प्लस 1 किया होता तब कंडीशन लगाने की जरूरत होती, क्योंकि अगर एक एक आगे बढ़ रहे हो तो हर वैल्यू 3 से डिविजिबल नहीं होती है, समझ लो। बाकी ठीक है, गुड, ठीक है। लास्ट वाला एक नहीं किया तुमने, जिसमें मल्टीप्लाई वाला हमने दिया हुआ था, 2 4 8 16 32, वो वाला नहीं किया है तुमने, वो भी करो। ठीक है, 3 का अलग बना दिया, 5 का अलग बना दिया, नहीं ये गलत है। 3 का अलग बना दिया, 5 का अलग बना दिया, ये गलत है। ये एक ही में, इससे क्या होगा, ये प्रोग्राम तुम्हारा पहले प्रिंट करेगा 1 से 50 के बीच में सारे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल हैं, मतलब 3 6 9 12 15, पहले ये सारा प्रिंट कर देगा, फिर 5 से डिविजिबल प्रिंट करेगा, मतलब 5 10 15 20 25। तो ऐसे नहीं करना था, ठीक है, ये गलत है, इसको सही कर लेना। चलो बढ़िया, वेरी गुड। जिसने किया, जो ट्राई करता है वो लाइक मुझे बहुत पर्सनली सही लगता है, क्योंकि इट्स वेरी, हाँ फरहान तुम्हारा मैंने चेक किया था, तुमने सबसे पहले टास्क अपलोड किया था, तो मैंने मॉर्निंग में ही चेक कर लिया था उसको, सब सही था। ठीक है, चलो। तो अभी हमको नेक्स्ट प्रोग्राम जो पढ़ना है, नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है हमारा एरे।
और एरे हम कैसे बनाते हैं इसमें आपको मैं एक और तरीके से लूप बताऊंगी कि हम इसमें एक और तरीके से लूप कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़िएगा एरे। एरे क्या होता है, जैसे आप मैंने आपको एक और चीज बताया था, किसने इसमें नोट्स कंप्लीट किए हुए हैं सारे, अभी तक जो हमने पढ़ाया है वो सारा नोट्स कंप्लीट है। किसका किसका नोट्स कंप्लीट है? रिप्लाई 3, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का रिप्लाई। रिप्लाई वेरी गुड, ठीक है। तो देखो नोट्स आप बनाओ, जैसे मैंने बोला था आप ये पूरा पढ़ लो, आपको दोबारा जावा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट आप कोई भी प्रोग्रामिंग आसानी से आप समझ पाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताने वाले हैं एरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कल जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज मेथड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एरे का यूज हम लोग क्यों करते हैं, बहुत आसानी से आप एक बात समझिएगा। अगर आपको एक वैल्यू स्टोर कराना है तो आप मान लो अगर हमें इंटीजर टाइप का अगर एक वैल्यू अगर हमें स्टोर कराना है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। इंटीजर टाइप का अगर एक वैल्यू हमें स्टोर कराना है तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे हमें स्टोर कराना है 3, हम जानते हैं 3 एक सिंगल वैल्यू है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, हमने लिख दिया a, इसमें स्टोर हो जाएगा। यही अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करना है, जैसे मैं बोलूं कि आप अपने 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कराइए, मैं बोलूं आप 10 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कराइए, मैं कहूंगी 10 स्टूडेंट के हिंदी का मार्क्स स्टोर कराइए, तो यहाँ पे हर वैल्यू अलग अलग स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर वैल्यू की जरूरत हो सकती है एक ही टाइम पे। अगर आप एक ही वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो एक टाइम पे वो वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, बाकी नेक्स्ट ही टाइम वो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 20, मैं लिख दूं अगर इंटीजर a इक्वल्स टू 20, तो अभी a वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 20 है। अगर अभी मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 30, तो अब क्या हो गई, अब a की वैल्यू 30 हो गई, मतलब पहले जो 20 थी अब वो ओवरराइट हो गया, वो आपको दोबारा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, a की वैल्यू अब आप जहां भी आप a को यूज करेंगे इस लाइन के आगे आपको a की वैल्यू 30 मिलेगी। लेकिन अगर हम एक एरे बना लें, हम कहते हैं कि अच्छा आपको 20 की भी जरूरत है और 30 की भी जरूरत है, दोनों की सेम टाइम पे जरूरत है, तो आप ऐसे स्टोर मत करिए। पहला तरीका आपके पास ये भी है, 2 वेरिएबल बना लीजिए a कॉमा b, ए में आप स्टोर करा लीजिए 20 और बी में आप स्टोर करा लीजिए 30। लेकिन ऐसे ही अगर 10 वैल्यू स्टोर कराना हो तो हम कहेंगे एक आसान तरीका है आपके पास कि आप एक एरे बना लीजिए, आप एक एरे बना लीजिए। अब एरे कैसे बनाते हैं, तो एरे बनाने के लिए हमने लिखा ए और उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये ब्रैकेट लगाने से ये फिक्स हो गया कि आप क्या बना रहे हो, आप एरे बना रहे हो। अब जो ए वेरिएबल है वो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, अब वो मल्टीपल वैल्यू को, सेम वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। जैसे क्या हम ऐसे लिख देंगे 20, 30, 40, 50, नहीं, उसका एक तरीका है, कैसे, ब्रेसेस के अंदर आप लिख सकते हो वैल्यूज, जैसे हमने लिख दिया 20, 30, 40, 50, ऐसे आप 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो भाई अब पहले तो हमने देखा कि अगर ऐसे हमें 10 वेरिएबल्स हम बना लें, हम लिख दें c इक्वल्स टू 30, d इक्वल्स टू 40, e इक्वल्स टू 50, तो यहाँ आपने 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए। सेम तरीके से 5 वेरिएबल्स यहाँ भी बने, लेकिन आपको 5 बार वेरिएबल लिखना नहीं पड़ा, अलग अलग नाम नहीं देना पड़ा, बस फर्क इतना है मेमोरी में सेम जितना मेमोरी स्पेस इन 5 वेरिएबल्स ने लिया उतना ही मेमोरी स्पेस इस एरे के इस वाले लाइन ने भी लिया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस थोड़ा सा यही है कि हमें 5 बार अलग अलग वेरिएबल का नाम नहीं लिखना पड़ा एरे बनाने से। तो अगर आपको ये क्या है, ये कलेक्शन है, कैसा कलेक्शन, इंटीजर टाइप की वैल्यूज का कलेक्शन ऑफ इंटीजर वैल्यूज। तो जब भी आपको कलेक्शन बहुत सारे वैल्यूज को अगर स्टोर कराना हो
सेम टाइप की वैल्यूज हैं, तो आप बार बार अलग अलग वेरिएबल्स बनाने के बजाय एक एरे बना लीजिए। ये इजी तरीका है। बात समझ आई? तो यहाँ पे तो हमें पता था कि अगर हमें कहीं पे भी प्रोग्रामिंग में 30 की जरूरत है तो हम लिख देंगे system.out.println c, हमें मिल जाएगा 30, है ना, हमें मिल जाएगा 30। लेकिन अगर इस केस में अगर हमें 30 की जरूरत है तब कैसे मिलेगा? तो हम कहेंगे देखो भाई वेरिएबल का नाम सेम है, ए नाम है वेरिएबल का, लेकिन अब ये ए जो है वो कोई सिंगल वेरिएबल नहीं है कि आप कहीं भी लिख दोगे ए और आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी। आपने लिख दिया सिम out.println ए और आपको सारी वैल्यूज एक साथ मिल गई, नहीं, आप एक बार में इसमें से एक ही वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो वैल्यू होगी इंडेक्स वाइज। मतलब कि एरे से जब हमें एलिमेंट्स को फिच करना होता है तो हम यूज करते हैं एरे का नाम और उसके बाद इंडेक्स। इंडेक्सिंग एक तरीका है एरे की सारे एलिमेंट्स को अलग अलग मेमोरी स्टोर लोकेशन पे स्टोर करने का। जैसे पहले हमें जरूरत था 30, हमने लिख दिया बी, सी नहीं बी। हमें जरूरत थी 40 वैल्यू की, हमने लिख दिया डी, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन अब अगर हमें जरूरत है 30 वेरिएबल को, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने का, तो अब हम क्या लिखेंगे? तो अब हम लिखेंगे एरे का नाम। देखो एरे के एलिमेंट की जरूरत है तो लिखोगे एरे का नाम और उसके बाद इंडेक्स। एरे का नाम है ए, इंडेक्स कौन सा होगा? तो हम कहेंगे कि एरे का जो इंडेक्सिंग पहला जो एलिमेंट है वो स्टोर होता है 0 इंडेक्स पे। यहां पे लिख दोगे 0 तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा कौन सा? 20, और यहां पे लिख दोगे 1 तो मिल जाएगा 30, और यहां पे लिख दोगे 2 तो मिल जाएगा 40, और यहीं पे लिख दोगे 3 तो मिल जाएगा 50, यहां लिख दोगे 4 तो मिल जाएगा एरर, क्योंकि एरे की जो साइज है वो इतनी ही है। बात समझ आई? कहां से कहां तक? 0 से लेके मैक्सिमम साइज क्या है? टोटल एलिमेंट्स -1, टोटल एलिमेंट्स -1। टोटल एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं? 4। तो मतलब 50 जो लास्ट एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे स्टोर होगा? 4 - 1, तीसरे इंडेक्स पे। बात समझ आई? तो इसे हम कहते हैं एरे, इसे हम कहते हैं एरे। जैसे कि अगर हमें जरूरत है 40 की, तो हम जो वेरिएबल लिखेंगे उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा system.out.println। वेरिएबल का नाम होगा एरे का नाम और उसके बाद इंडेक्सिंग, किस इंडेक्स पे उस वैल्यू को स्टोर किया गया है। तो 40 इंडेक्स पे, सॉरी 40 को किस इंडेक्स पे स्टोर किया गया है? तो 40 को किस इंडेक्स पे स्टोर किया गया है? आप 0 से काउंट करना स्टार्ट करिएगा। बताइए किस इंडेक्स पे स्टोर किया गया है? यहाँ क्या लिखें? 2, 3, 4 की 40 की क्या लिखें? तो हम लिखेंगे 2, मिल जाएगा एरे का एलिमेंट। तो इस तरीके से एरे कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप की वैल्यूज का। यहाँ आप किसी भी टाइप की का एरे बना सकते हैं। आप बना सकते हैं फ्लोट टाइप का एरे। आपने लिख दिया फ्लोट ए और आपने ऐसे ब्रैकेट बना दिया, और फिर आप ब्रैकेट बनाते हुए जितनी वैल्यूज पास करना है आप पास कर दीजिए, एरे की साइज उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं एरे। एरे क्या है? एरे इज द कलेक्शन ऑफ, एरे इज द कलेक्शन ऑफ homogeneous elements, homogeneous elements that means in a array you can store multiple values, you can store multiple values of similar data types, all elements of array are stored in memory location, in different memory location, and you can access the value, the elements of array, ऐसे लिख दो, the elements of array by array name plus indexing of array always starts from
always starts from 0, and last index of array is n minus 1, where n is the size of array. N is the size of array. That means first element of array is stored at the position array name of 0. ठीक है. last element of array is stores at the position array name of size minus 1. ठीक है. तो सब मिला जुला के एरे कुछ नहीं है. एरे मल्टीपल सिमिलर टाइप के डेटा टाइप जहां सेम हो, मल्टीपल वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हो, 10 वेरिएबल बना रहे हो, अलग अलग नाम दे रहे हो हर वेरिएबल का. और वेरिएबल बना क्यों रहे हो? अलग अलग वैल्यू स्टोर करने के लिए. तो हमने कहा मत बनाओ इतने वेरिएबल्स, आप इजी तरीके से एक एरे बना लो. उस एरे का भी काम सेम है. जैसे 10 वेरिएबल बना रहे हो, क्यों? ताकि 10 वैल्यूज को हम स्टोर करा सकें. वैसे ही आप एक एरे बना लो जिसकी साइज है 10, तब भी आप सेम काम कर पाओगे, 10 वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे. लेकिन कहाँ? इंडेक्सिंग अलग अलग होगी हर वैल्यूज की. नाम तो सेम होगा वेरिएबल का, लेकिन इंडेक्सिंग अलग अलग होगी. जैसे एरे का नाम प्लस इंडेक्सिंग एक वेरिएबल बनेगा. ठीक है. और उस वेरिएबल पे आपको एक वैल्यू मिलेगी. तो इस तरीके से हम एरे को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं. अब सिंटैक्स एक सेकेंड हैंग कर रहा है. सिंटैक्स टू डिक्लेयर एरे is डेटा टाइप और एरे का नाम. लेकिन इसके साथ लगाया जाता है यहाँ पे पैरेंथेसिस. क्या? पैरेंथेसिस. डेटा टाइप, एरे का नाम और पैरेंथेसिस. इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं. ठीक है. अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से. एरे को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं कब? जब हमें डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करनी हो. एक तरीका है डेटा टाइप, एरे नेम. इसके यहां से मैं ये हटा देती हूं. एक तरीका है डेटा टाइप, एरे नेम, और आप ऐसे खाली छोड़ दो. लेकिन आपको यूज करके दिखाते हैं नोटपैड से, और फिर आप वहां पे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. देखो, मान लो हमने एक क्लास बना लिया, हमने लिख दिया एरे एग्जाम्पल. और अब बात समझिएगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं आपको इस पे बता दूंगी जिससे आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा एक बार में. हमने लिख दिया एरे एग्जाम्पल. अब क्या है कि हमें क्या करना है कि कुछ वैल्यूज को स्टोर करना है. हम पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं. बिना मेन फंक्शन के हम स्टोर नहीं कर पाएंगे. और यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट. अब देखो, हमने लिखा एक एरे, हमने लिखा इंटीजर टाइप का हम एरे बना रहे हैं, और एरे का नाम है AR. ये वेरिएबल का नाम हो गया. हमने ऐसे एरे बना दिया. ऐसे एरे बनाना क्या है? गलत है. आपने लिख दिया system.out.println. जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं उसका 2 तरीका है. पहला तरीका ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे में, तो आपने लिख दिया हमेशा एरे को बनाते वक्त आपको उसकी साइज डिफाइन करनी पड़ेगी. हमेशा एरे को बनाने से पहले, एरे के किसी भी इंडेक्स को यूज करने से पहले एरे की साइज डिफाइन करनी पड़ेगी. यहाँ पे पहले ही कंपाइल टाइम साइज एरे का डिफाइन करना पड़ता है. चाहे अगर मान लो आप
सोचो, ये सोचो कि हम रन टाइम पे यूजर इनपुट कराएंगे कि एरे की साइज कितनी होगी 10, और वही 10 एरे की साइज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एरे की जो साइज होती है वो कंपाइल टाइम पे ही फिक्स होती है, ठीक है। एरे की जो साइज होती है वो स्टैटिक साइज होती है, डायनामिक साइज नहीं होती। डायनामिक साइज किसकी होती है? लिस्ट की। लिस्ट भी एक तरीके का कलेक्शन है जहां पे लिस्ट की जो साइज होती है वो डायनामिक होती है, लेकिन एरे की जो साइज होती है वो स्टैटिक होती है। आपको स्टैटिक टाइम पे एरे की साइज डिफाइन करना पड़ेगा। उसका दो तरीका है। एक पहला तरीका है, आपको एरे के जो एलिमेंट्स है उन्हें डायरेक्टली अभी इनिशियलाइज करना है। तो एक तरीका है, आप लिख दो एरे इक्वल्स टू ऐसे। जैसे ही आपने ये ब्रैकेट लगा दिया ना, जैसे आपने वेरिएबल के बाद ये ब्रैकेट लगा दिया, अब ये एक सिंगल वेरिएबल नहीं रहा, अब ये एक एरे बन गया, ये कलेक्शन बन गया। तो आप ये ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हो, ये ब्रैकेट आप यहां भी लगा सकते हो, ये ब्रैकेट आप सॉरी ये ब्रैकेट आप यहां भी लगा सकते हो, ये ब्रैकेट आप यहां भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इन्हें ये ब्रैकेट लगाया, अब ये बन गया एक एरे, और आपको यहाँ साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है 10, नहीं, हमें डायरेक्ट इसमें वैल्यूज डिफाइन करना है 20, 40, 50, 7, 8, 9। तो एरे की साइज अपने आप बन जाएगी कितनी? एरे की साइज अपने आप हो जाएगी कितनी? 6। एरे की साइज अपने आप हो जाएगी कितनी? 6। एरे की साइज अपने आप कितनी हो गई? 6। जैसे मैं यहां प्रिंट कराऊं एरे डॉट लेंथ, AR नाम का क्या है? एक एरे है, और डॉट लेंथ क्या है? प्रॉपर्टी है। हमने रन कराया, देखते हैं इसमें हमने लिखा जावा सी, और हमारे फाइल का नाम एरे एग्जाम्पल डॉट जावा, हमने लिखा जावा एरे एग्जाम्पल। साइज कितनी हो गई? अपने आप साइज हो गई इसकी कितनी? 6। हमने यहाँ पे लिख दिया एरे ऑफ 10, और फिर हमने रन कराया। अभी देखो हमने कंपाइल कराया और क्या हो गया? गलत हो गया। आपको साइज डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप जो टोटल एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हो उसके हिसाब से इसकी साइज अपने आप डिफाइन हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा, ये 2 लाइन का मैं कोड लिखती हूँ, ये तरीका है क्या करने का? एरे के एलिमेंट्स को कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज करने का, एरे में एलिमेंट्स कंपाइल टाइम पे स्टोर करने का। इसका मतलब है कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन, कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आपने वैल्यू स्टोर किया और उस वैल्यू के हिसाब से, क्या हुआ? यहाँ पे एरे की साइज डिफाइन हो गई। अब देखो आप कह रहे हो अगर हम सिर्फ हम AR लिख के और प्रिंट कराएं, हमने रन कराया और ये कराया, क्या दे रहा है? कुछ गड़बड़ वैल्यूज। सिर्फ AR कुछ है ही नहीं, सिर्फ AR कुछ नहीं है। अगर कुछ है, अगर आप वैल्यू गेट करना चाहते हो तो आपको हमेशा AR के साथ इंडेक्सिंग ऐड करना पड़ेगा, और एरे की हर इंडेक्स पे आपको एक वैल्यू मिलेगी। किस इंडेक्स से लेके? इंडेक्सिंग हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर मैं लिख दूं एरे ऑफ 7, बताओ क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। इसे हम एरर नहीं कहते हैं, एरर नहीं कहते हैं इसे। एरर तो 2 तरीके के होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम जो एरर्स होते हैं वो नॉर्मल सिंटैक्स वाइज, लॉजिक वाइज आपको एरर कर दोगे, वो होगा। एक होता है एक्सेप्शन, जो रन टाइम एरर्स आती है उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। आगे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ोगे। एक्सेप्शन ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। एरे ऑफ 7 लिखना गलत नहीं है, लेकिन अभी के केस में गलत है, क्योंकि आपके एरे में 7th कोई इंडेक्स ही नहीं है। 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है और 5 पे जाके खत्म हो जा रही है। मतलब आप एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4 और एरे ऑफ 5 ही यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। एरे ऑफ 6, एरे ऑफ 7, एरे ऑफ -1 यूज नहीं कर सकते। एरे ऑफ 7 हमने किया, एक्सेप्शन आएगा, कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रन कराया, 1 मिनट वेट कर लो आप लोग। हाँ निकेत, अच्छा अभी एक्सेस देते हैं उसका। ये क्लास ले रहे हैं हम थोड़ा सा, तो
विनय को कॉल कर लो ना एक बार, वो दे देगा एक्सेस। ठीक है, हमने रन कराया और अभी क्या हो गया, एक्सेप्शन आ गया। एरर नहीं कहेंगे हम इसको, एक्सेप्शन कहेंगे। जो रन टाइम एरर्स आती हैं उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब जो आप इंडेक्स बाइंड कर रहे हो ना, वो ऐसा कोई इंडेक्स है ही नहीं जिसे आप बाइंड कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। अब जो गलत एंट्रीज के कारण या किसी रीजन से आ जाता है, ये बात सबको समझ आई। एरे हम किसे कहते हैं? इसे हम कहते हैं एरे का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। इसे हम कहते हैं एरे का कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। अब आप चाहते हो कि एरे डिक्लेयर, सिर्फ हम एरे डिक्लेयर करें। सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ एरे, डिक्लेयर अ एरे विथ साइज, विथ साइज। अगर आप चाहते हो हम एक एरे, हमारा सेशनल चल रहा है, नोट्स नहीं बना पा रहे, ओके। तो अगर आप चाहते हो सिंटैक्स टू डिक्लेयर एरे विथ साइज, आप चाहते हो हम एक एरे डिक्लेयर कर दें जिसकी साइज हो 10, ताकि हम उस एरे में 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर पाए। तो आप सिर्फ एरे अगर डिक्लेयर करना चाहते हो, उसमें एलिमेंट स्टोर नहीं करना चाहते हो कंपाइल टाइम पे, तो उसके दो तरीके हैं। एक मिनट, कोई लगातार फोन कर रहा है। हेलो, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सिंटैक्स एरे को डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो कैसे डिक्लेयर करते हैं? लिखते हैं हम डेटा टाइप, ओफो, तो हम लिखते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद हम लिखते हैं एरे का नाम। एरे का नाम तो आप लोग जानते हो कैसे रखा जाता है, और लगाते हैं ये ब्रैकेट, और लिखते हैं इक्वल्स टू। साइज डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप यूज करते हो न्यू कीवर्ड का, वैसे हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का, और यूज करते हैं फिर से डेटा टाइप, और यहाँ पे हम बताते हैं उसकी साइज। तो सिंटैक्स एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। एक इंटीजर टाइप का एरे बनाना है जिसमें हम 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तो उसकी साइज होनी चाहिए कितनी, 10, लेकिन इंडेक्स होगा 0 से लेकर 9 तक। साइज और इंडेक्स दो अलग अलग चीजें हैं। साइज होगा 10, अगर साइज 10 है तो आप 0 इंडेक्स से लेकर 9 इंडेक्स तक 10 वैल्यूज स्टोर कर पाएंगे। हमने लिख दिया इंटीजर, एरे का नाम दे दिया ARR, ये लगा दिया ब्रैकेट। अब जो ARR है वो एक नॉर्मल वेरिएबल ना होके अब एक एरे बन गया, और हमने लिखा इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और यहाँ दे दिया 10। अब ये बन गया एक एरे जिसकी साइज है 10। एरे की साइज हमेशा आपको कंपाइल टाइम पे डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने ऐसे कर दिया तो डायरेक्ट इसकी साइज 6 हो गई एलिमेंट्स के आधार पे। आपने ऐसे कर दिया, इसकी साइज 10 हो गई। अब आप 0 इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक, अब 0 इंडेक्स से लेके 9 इंडेक्स तक कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हो। जैसे ये वैल्यूज हम ऐसे ना रखें, हम लिखें न्यू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे हमने साइज दे दिया 10। ठीक है, फिर हम लिखें AR डॉट लेंथ, AR डॉट लेंथ। हम रन कराते हैं, और हमने एक बार पहले कंपाइल किया, फिर हमने रन कराया, साइज कितनी आ गई, 10। लेकिन अगर हम लिख दें AR ऑफ 0, AR ऑफ 0, फिर कंपाइल कराते हैं और फिर रन कराते हैं, रन कराया, वैल्यू क्या आई, 0, क्योंकि अभी आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया ही नहीं है। मैं लिख दूं AR ऑफ 10, क्या आएगा? मैं लिख दूं AR ऑफ 10, क्या आएगा? एक्सेप्शन। क्या आएगा? एक्सेप्शन। क्यों क्यों एक्सेप्शन आएगा? क्योंकि 10 नाम का कोई इंडेक्स ही नहीं है।
इंडेक्स अगर आप कहीं भी ये आप यूज करें वेरिएबल की तरह, लेकिन अभी ये वेरिएबल नहीं, ये एरे का एक आप एलिमेंट उठा रहे हो, तो इस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट ही नहीं। मैक्सिमम इंडेक्स जो आप यूज कर सकते हो वो होगा 9, मिनिमम इंडेक्स जो आप यूज कर सकते हो वो होगा 0, और इस इंडेक्स से 9 इंडेक्स तक आपको एक एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक बात ध्यान देना, अगर मैं लिखूं इंटीजर a और यहाँ पे लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे लिख दूं a, बताओ क्या आएगा? एरर आएगी। आप जानते हो कि सारे लोकल वेरिएबल्स को पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, सारे लोकल वेरिएबल्स को यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज करना पड़ता है। लेकिन एरे को अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है और वैल्यू नहीं भी दिया है तो भी कोई एरर नहीं आएगी। बात सबके समझ में आ रही है? जैसे अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगी, इसमें एरर आएगी, कहेगा ए को कोई वैल्यू तो दिया नहीं, यूज कैसे कर लिया, प्रिंट कैसे करा दिया। लेकिन यहाँ देख रहे हो एरे डिक्लेयर किया, क्या हमने एरे ऑफ 9 को कोई वैल्यू दिया? कोई वैल्यू नहीं दिया, फिर भी हम लिखेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी क्या? 0, क्योंकि यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यूज वेरिएबल्स को प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, एरे तो हमने बना लिया, वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे? एक एक पॉइंट जो हम आपको एरे में बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूज कैसे स्टोर करेंगे? हमें सब में वैल्यूज स्टोर करना है, तो हम लिख देंगे AR ऑफ 0, आप इसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। AR ऑफ 1, आप इसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। AR ऑफ 5, आप इसमें एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। AR ऑफ 9, इसमें आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे ये जो है एरे का नाम प्लस इंडेक्सिंग, ये एक वेरिएबल बन गया। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। इसमें आप एक समय में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन AR की अगर बात करें, सिर्फ AR की, तो वो पूरा एक एरे है जिसमें आप एक नहीं 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द साइज। क्लियर है सबको ये बातें? तो फिर मैं आपको जो है, अगर ये क्लियर है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं। क्लियर है? रिप्लाई करेंगे सभी लोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एरेज डिफाइन करते हैं और उसमें हम वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। जैसे अगर अब मेरी बात समझना, ये सारे वेरिएबल में अगर आप डिफरेंस देखोगे, इन सारे वेरिएबल्स में अगर आप डिफरेंस देखोगे, ये भी एक वेरिएबल है, 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 इन सबके नाम में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे सेम है, ये ब्रैकेट सेम है, ये वैल्यू ही तो बदल रही है, इंडेक्स ही तो बदल रहा है। 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 9 हो रहा है। तो अगर हमें हर इंडेक्स को गेट करना है तो हम ऐसे अगर लिख दें, फॉर लूप, ये इंडेक्स के लिए एक लूप चला दें। लूप कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके साइज तक। हमने लिख दिया i इक्वल्स टू 0, मान लो एक i नाम का वेरिएबल बना दिया, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन आर इक्वल्स टू 9, और यहाँ लिख दिया i प्लस प्लस। तो बताओ इंडेक्स मिल जाएगा कि नहीं? एरे का सारा इंडेक्स मिल जाएगा कि नहीं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा इस लूप में मिल जाएगा। अगर हम i को इंडेक्स की जगह पे यूज कर लें तो हम सारे इंडेक्स को गेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख देंगे, एरे का नाम है AR ऑफ i इक्वल्स टू 20, कौन कौन बताएगा ये लाइन लिखने से क्या होगा? कौन कौन बताएगा ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा? ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा? ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा? इंडेक्स इक्वल्स टू 0, ये क्या है? ये वाली लाइन लिखने से क्या होगा? ये वाली लाइन लिखने से एरे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे?
ये वाली लाइन लिखने से एरे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जो एरे के 10 एलिमेंट्स थे उन 10 एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। जो 10 एलिमेंट्स थे उन 10 एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यहाँ पे प्रिंट करा के देख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने लिख दिया एरे ऑफ 5। बताओ वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे एरे ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिलेगी, लूप के ऊपर यहाँ पे एरे ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो, क्योंकि आपने कोई वैल्यू तो दिया नहीं है। अगर यही वाली लाइन मैं यहाँ लिख दूं लूप के बाद, तब एरे ऑफ 5 की वैल्यू क्या मिलेगी, तब एरे ऑफ 5 की वैल्यू मिलेगी 20। तब एरे ऑफ 5 की वैल्यू मिलेगी 20। ये अंतर होगा, एरे के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। हमने लिखा जावा सी, यहाँ हमने लिख दिया एरे एग्जाम्पल डॉट जावा, रन कराया, यहाँ लिखा जावा एरे एग्जाम्पल, और ये पहली वैल्यू देख रहे हो आ रही है 0, दूसरी वैल्यू देख रहे हो आ रही है 20। बात समझे, ऐसे ही कोई भी एलिमेंट प्रिंट कराते हैं ना तो 20 मिलता। अब मुझे ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। आई लिख देने से ये होगा कि अब आई की जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स, जैसे कि इसको हटा देते हैं और बताते हैं। पहले एरे, अगर आपने ऐसे एरे बनाया तो 10 स्पेसेस बने, 10 स्पेसेस बने, लेकिन 10 स्पेस पे स्टोर क्या हुआ, 10 स्पेस तो बने लेकिन 10 स्पेस पे स्टोर क्या हुआ, तो डिफॉल्ट वैल्यू 0। सारे इंडेक्स पे क्या है 0, मतलब आप स्टोर, अगर आप एक्सेस करोगे एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 9 तक एक्सेस करोगे, वैल्यू मिलेगा 0। यहां से क्या हुआ, फॉर लूप चला, आई की वैल्यू हो गई 0, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में होगी 0, एरे ऑफ 0, आई का मतलब 0, तो एरे ऑफ 0 की वैल्यू 20, मतलब अब ये 0 से हटके हो गया 20। फिर से लूप दोबारा चला, आई की वैल्यू हो गई 1, आई इक्वल्स टू 1, लेकिन वो आई यहाँ इंडेक्स के तौर पे यूज किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा एरे ऑफ 1। अब एरे ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। फिर आई की वैल्यू 2 हो गई लूप से, क्योंकि आई की वैल्यू एक एक बढ़ रही है, और यहाँ एरे ऑफ 2 की वैल्यू भी अब क्या हो गई 20, मतलब फिर से ये इंडेक्स क्या हो जाएगा 20। और ऐसे ही आई की वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी 9 तक, और 9 तक के सारे इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे का यूज, इसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल, जहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक सीधे रो में स्टोर होते हैं, वन डायमेंशनल ये एरे हम इसको कहते हैं। एक एग्जांपल बता देते हैं, हमने लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स एंड प्रिंट ऑल सब्जेक्ट मार्क्स। सेव कराया, चलाते आ गया है। डेस्कटॉप जावा, चलो, तो हमने लिखा क्लास और यहाँ लिख दिया एरे एग्जाम्पल 2। सेव कराते हैं इसको, एरे एग्जाम्पल 2 नाम से सेव कराया, यहाँ पे वैल्यू दिया, यहाँ लिख दिया डॉट जावा। अब देखो, हमने लिखा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन फंक्शन हमने लिख दिया स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। एरे बनाना है जिसकी साइज क्या है 5, एरे बनाना है जिसकी साइज क्या है 5। तो क्या हमें पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स पहले से पता है, नहीं, तो हम बस एक एरे बना लेंगे। हमने लिखा इंटीजर और हमने लिख दिया मार्क्स, एरे का नाम हो गया मार्क्स, ये हो गया एरे। और हम बनाते हैं एरे का एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट, और साइज दे दिया हमने क्या 5। ये बन गया एक एरे विथ साइज 5। अब आप इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट हमें रन टाइम पे इनपुट कराना है। कैसे इनपुट कराएंगे, तो हम ऐसे इनपुट कराएंगे जैसे नॉर्मल इनपुट कराते हैं। हमने लिखा import java.util.scanner, स्कैनर, यहाँ हमने लिख दिया स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर s इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसमें पास कर दिया हमने एक आर्ग्यूमेंट system.in। और अब हमने क्या किया,
अब हमने क्या किया कि यहाँ पे यूज किया, हमने इनपुट कराना है, हमने लिख दिया सिस्ट, पहले एक बार मैसेज प्रिंट कराना है, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। अब जानते हो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं, हमने लिख दिया प्लीज इंटर, प्लीज इंटर, प्लीज इंटर योर 5 सब्जेक्ट मार्क्स। अब मुझे बताओ, जो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे, यूजर तो आप इनपुट करा लोगे, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होंगे? वो स्टोर होंगे आपके एरे के अलग अलग इंडेक्सिंग पे। उसको स्टोर कराने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो ये है, आप लिख दो मार्क्स ऑफ 0 इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। फिर लिख दो मार्क्स ऑफ 1 इक्वल्स टू, मार्क्स ऑफ 1 इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। फिर ऐसे ही करके 5 बार लिखो, 0 1 2 3 4, ये सारे इंडेक्स के लिए। एक ये तरीका है। और शॉर्टकट का तरीका क्या है, लूप लगा के इंडेक्स गेट कर लो। तो इंडेक्स कहां से कहां तक चाहिए, रिप्लाई करेंगे सभी लोग, इंडेक्स कहां से कहां तक चाहिए? इंडेक्स गेट करने के लिए लूप लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स गेट करने के लिए लूप लगा रहे हैं, तो इंडेक्स कहां से कहां तक चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 4 तक चाहिए। तो अगर हमें 0 से 4 तक चाहिए तो हम लूप लगा देंगे फॉर, और इंडेक्स को हमने स्टोर करा लिया आई में, आई इक्वल्स टू 0, तो आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4 एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अब हम लिख देंगे लूप के अंदर वो लाइन लिख देंगे मार्क्स ऑफ, अब ये 0 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, लिख देंगे सीधे मार्क्स ऑफ आई। तो 0 इंडेक्स पे पहले वैल्यू इनपुट होगा, फिर 1 इंडेक्स पे इनपुट होगा, 2 इंडेक्स पे इनपुट होगा, 3 इंडेक्स पे इनपुट होगा, 4 इंडेक्स पे इनपुट होगा। ये लूप हमारा इसी लाइन को 5 बार एग्जीक्यूट करा देगा। और क्योंकि पांचों वैल्यूज हमारी इंटीजर ही तो हैं, तो एस डॉट नेक्स्ट इन सबके लिए काम करेगा। ये बात समझ आई? यहां पे हमने पांचों मार्क्स इनपुट करा लिए यूजर से, पांचों मार्क्स हमने यूजर से इनपुट करा लिया। अभी आपने सिर्फ इनपुट कराया है, उसको इनपुट करा के एरे के अलग अलग इंडेक्स पे आपने स्टोर कराया है। अगर आपको पांचों वैल्यूज को प्रिंट भी कराना है, पांचों इंडेक्स पे आपने वैल्यू तो स्टोर कर लिया, उसको फिर प्रिंट भी कराना है, तो फिर प्रिंट कराने के लिए आपको अलग अलग इंडेक्स को गेट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां लिख दिया ओके योर ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इज, योर ऑल 5 सब्जेक्ट मार्क्स इज कौन सा मार्क्स है हमारा, तो हम यहाँ पे अब गेट करेंगे। देखो, अब आपको, आपने एक बार लूप लगाया ताकि आपको इंडेक्स मिल जाए और आप उस इंडेक्स पे अलग अलग वैल्यू को इनपुट करा सको। अब फिर से हम लूप लगाते हैं इंडेक्स गेट करने के लिए, ताकि हम सारे इंडेक्स की वैल्यू को क्या कर सकें, सारे इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकें। तो क्या आपको 1 इंडेक्स से लेके 4 तक लगातार सारे इंडेक्स को प्रिंट कराना है? तो हाँ, हमने लिख दिया आई इक्वल्स टू 0 टू लेस देन आर इक्वल्स टू 4 एंड आई प्लस प्लस। और क्योंकि प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने का सिंपल तरीका होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो एरे का एलिमेंट जब भी गेट करना होगा तो लिखोगे पहले एरे का नाम, फिर उसका इंडेक्स, और इंडेक्स कहाँ से मिलेगा, आई से। तो इससे, इस प्रोग्राम से क्या होगा, एरे के एलिमेंट पहले 5 एलिमेंट्स यूजर इनपुट करेगा और फिर उन पांचों को प्रिंट करा के आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिक दिखाएगा। एरे एग्जाम्पल डॉट जावा, नो, एरे एग्जाम्पल 2 डॉट जावा, ठीक है, जावा एरे एग्जाम्पल 2। अब देखो, प्लीज इंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, फर्स्ट सब्जेक्ट 20 60 70 90 80, okay, your all 5 subject marks is 20 60 70 90 80। बात समझ आई? तो एक बार हमने लूप लगाया, इंडेक्स जब जब गेट करना हो हमने लूप लगा दिया, इससे हमारा काम इजी हो गया। तो इसे हम कहते हैं एरे, जो कि हमारे काम को इजी कर देता है। किसको? अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करानी है सेम तरीके की, तो आप एरे बना लीजिए, ये इजी तरीका है और एरे का दूसरा कोई यूज नहीं है।
आपको समझ आया? हाँ, ऑफ कोर्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। अब एरे पे हम मैं बता रही हूँ आपको, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह हो सकते हैं जो एरे से हम लोग बनाते हैं, और लेकिन अभी के लिए एग्जाम्पल ऑफ एरे, इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो ये है हमारा एरे, हमने कंट्रोल वी कर दिया, टोटल ये है हमारा एरे बन गया। अब देखो, एक एरे ये होता है हमारा। अभी हमने क्या किया कि एक दूसरा एरे बनाया, जैसे इसको हटा सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सबने? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? रियल में इसका यूज कहाँ होता है? बहुत सारे जगह पे एरे, जैसे आप मान लो आप डेटाबेस से कोई वैल्यू फेच कर रहे हो और उसमें आपको बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं, उसको आपको स्टोर करना है, तो हम एरे बनाते हैं, उसमें सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर देते हैं। बहुत सारी जगह पे रियल में इसका यूज होता है, प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है। स्क्रीनशॉट जिसे लेना होगा वो लेगा, मैं अभी इसको हटाऊंगी। अब जैसे ये मैंने इसको हटाते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा आपने। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूं कि मैं लिख दूं अगर कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूं मार्क्स डॉट लेंथ। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, लेंथ एक क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये ओके। अब एरे डॉट लेंथ, हमने इसको रन कराया, रन कराया, क्या मिलेगा? आप सबको पता है क्या मिलेगा। एरे की जितनी साइज होगी वही मिलेगा। हमने लिख दिया जावा सी एरे एग्जाम्पल टू डॉट जावा, क्या मिलेगा? तो हम सब जानते हैं क्या मिलेगा। एक बार हम इसको रन करा के देख लेते हैं। हमने लिख दिया एरे एग्जाम्पल टू, रन कराया। अभी साइज कितनी मिली? 5, ऑफ कोर्स 5, क्योंकि हमने 5 यूज किया हुआ था, तो साइज हमने 5 यहाँ देख सकते हो डिक्लेयर किया था। एक चीज ये बिल्कुल याद रखना, कभी कभी हम लोग गलती ये करते हैं, हम लिखते हैं इंटीजर मार्क्स और यहीं पे हम साइज डिक्लेयर कर देते हैं 5, ये एक एरे बन गया। नहीं, ये सी में ऐसे एरे बनता है, जावा में ऐसे एरे डिक्लेयर नहीं होता। उसके लिए हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत होती है। अगर आपको साइज के साथ एरे डिक्लेयर करना है और फिर आप बाद में उसमें वैल्यूज स्टोर कराना चाहते हो रन टाइम इनपुट से या कैसे भी, तो आप ऐसे एरे डिक्लेयर करोगे। ये फॉर्मल तरीका है, डेटा टाइप और फिर से साइज, तो आप जो भी साइज दोगे वो एरे की साइज हो जाएगी। तो अब ऐसे लिखने का सिंपल मतलब ये होता है ना, आप इंटीजर टाइप का 5 वेरिएबल बना रहे हो, आप इंटीजर टाइप के 100 वेरिएबल्स बना रहे हो, तो ये सिंपली इसका मतलब ये है। अब ऐसे ही अगर मैं यही वाला पैरेंथेसिस जिसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ये एक बार हमने सबस्क्रिप्ट लगाया, इसी को अगर मैं 2 बार लगा दूं और यहां भी मैं ऐसे 2 बार लगा दूं, यहां भी एक वैल्यू पास कर दूं 3, अब देखिएगा हमने रन कराया, नॉट अगेन रन, हम इसी में चेक कर सकते हैं, और हमने कंपाइल कराया, फिर हमने रन कराया, और एरे की साइज अभी भी कितनी आ रही है? 5। अब इसमें शायद होता होगा, एक मिनट, रोज कॉलम्स नाम का कोई प्रॉपर्टी है इसमें, रोज नहीं है। चलो अभी इक्लिप्स पे कराएंगे तो बताएंगे, इसमें प्रॉपर्टीज भूल जाती हैं कौन कौन सी हैं कौन सी नहीं है। ओके, देखो, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने क्या किया कि अगर आपने ऐसे यूज कर लिया, अगर आपने ऐसे यूज किया, आपने यूज किया एक 2 बार, अगर आपने यही सब स्क्रिप्ट 2 बार यूज कर लिया, यहाँ पे भी आपने इसको 2 बार लिख दिया, इसका क्या मतलब है? आपने एक बार लिखा हुआ था, आपने एक बार लिखा हुआ था,
तो इसको हम कहेंगे वन डायमेंशनल एरे। इसी को आपने 2 बार ऐसे कर दिया, इसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल एरे। इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। लेकिन मतलब क्या है इसका, टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल से मतलब क्या है? टू डायमेंशनल और वन डायमेंशनल से मतलब सिर्फ इतना सा है कि वन डायमेंशनल में आपको जो इंडेक्सिंग मिलेगी वो लगातार मिलेगी 0 से लेके साइज -1 तक। लेकिन टू डायमेंशनल एरे में जो इंडेक्सिंग होती है वो अलग अलग होती है। पहले इंडेक्सिंग हम रोज वाइज लेते हैं और रोज के अंदर बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि हम टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर कब करेंगे? तो हम डिक्लेयर तब करेंगे जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसे हम रो और कॉलम के आधार पे स्टोर करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बोला कि आप ये मेरे पास एक एक्सेल है जहां हम लोग वैल्यू स्टोर करने का काम करते हैं इजी तरीके से। तो अगर मैं लिखूं कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मनीष और मुझे उसका सारा 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कराना है। आप कैसे स्टोर कराओगे? आप ऐसे स्टोर कराओगे लगातार 60, 70, 90 ऐसे करके। ये हो गया मनीष के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। अगर मैंने कहा तो इसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल एरे। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 4 स्टूडेंट्स हैं और चारों स्टूडेंट के 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कराना है। बात समझना, 4 स्टूडेंट्स हैं और चारों के 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर कराना है। तब आप कैसे स्टोर कराओगे? क्या हम ऐसे स्टोर करा देंगे, पहले स्टूडेंट का मार्क्स, फिर दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स, फिर तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स, ये सब मिक्स हो गया ना? ऐसे स्टोर नहीं कराएंगे। इसको सही अरेंज तरीके से स्टोर कराने का तरीका है, पहले स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करा दिया हमने, फिर हमने स्टोर कराया दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स यहां से अलग रो से, जिससे पता चले कि ये अलग वैल्यूज हैं। फिर हमने स्टोर कराया तीसरे स्टूडेंट का मार्क्स। बात समझ आई? तो इस तरीके से आपने स्टोर करा दिया 4 स्टूडेंट के 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स। टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 3 स्टूडेंट के 5-5 सब्जेक्ट का मार्क्स। टोटल एलिमेंट कितना हो गया? टोटल अलग अलग वैल्यूज कितनी स्टोर हुई, इसको देखते हुए बताइए। टोटल इसमें वैल्यूज कितनी स्टोर हुई? तो हम कहेंगे कि टोटल इसमें कितनी वैल्यूज स्टोर हुई? 15। इसको काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितनी वैल्यूज स्टोर हुई? 15। सेम यही स्ट्रक्चर आप मान के चलो कि टू डायमेंशनल एरे जो अपनी वैल्यूज को स्टोर करता है उसका सेम यही तरीका है स्टोर करने का। इसमें रोज कितनी है? 3, 1 2 3। और टू डायमेंशनल एरे में हर रो में बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। टू डायमेंशनल एरे में हर रो में बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, मतलब 5। जैसे 1 2 3 4 5। तो मुझे एक बात बताइएगा, अगर मुझे पहले स्टूडेंट के चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, ठीक है, मान लो इसे हमने टू डायमेंशनल एरे में स्टोर किया है जिसका एरे का नाम है मार्क्स। एरे का नाम है मार्क्स। ये एक टू डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल एरे है। तो अगर मुझे पहले स्टूडेंट के चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए तो आप मुझे बताओ पहले स्टूडेंट का चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स कहाँ स्टोर है? 90 पे। क्या जो है क्या स्टोर है उस पे? तो आप कहोगे 90। आप क्या कहोगे? 90 स्टोर है। तो ये है पहले स्टूडेंट के चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स, ये है दूसरे स्टूडेंट के चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स, ये है तीसरे स्टूडेंट के चौथे सब्जेक्ट का मार्क्स। बात समझ आया? तो अगर आपको इसी स्ट्रक्चर में कुछ वैल्यूज स्टोर करानी है उसे आप टू डायमेंशनल मैट्रिक्स में स्टोर कर। टू डायमेंशन का मतलब है रो और कॉलम, जहां रोज में भी वैल्यूज स्टोर होती हैं और हर रो में कुछ कॉलम्स होते हैं, कई कॉलम्स होते हैं, उसमें भी वैल्यू स्टोर होती है। अब टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हम बनाते कैसे हैं? ऐसे, यहाँ पे
थोड़ा लिखवा देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा 1 मिनट में। हमने लिख दिया 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। इसे हम 2D एरे भी कहते हैं शॉर्टकट में। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? 2D एरे के नाम से जानते हैं। हमने लिख दिया 2D एरे। क्या होता है ये, वो हमें समझना है, और आप लोग थोड़ा सा 2D एरे में रिप्लाई भी करिएगा। 2D एरे is used when we have to store multiple values in form of rows and columns. In 2D matrix, in 2D array, each row has same number of columns. Next point आप पढ़िएगा। Total number of elements in 2D array is total number of elements in 2D array is number of rows multiplied by number of columns, ठीक है। Syntax to declare a 2-dimensional array, कैसे डिक्लेयर करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को? कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप एरे नेम, और 2 डायमेंशनल है तो इसमें 2 बार आपको सबस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। इक्वल्स टू न्यू डेटा टाइप, और फिर से 2 बार आपको सबस्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। पहला यहाँ पे लिखेंगे साइज, लेकिन ये साइज किसका होगा? साइज ऑफ रो। दूसरे वाले में लिखेंगे साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। जैसे अ एरे with 3 rows and 5 columns, जैसा अभी मैंने बताया था, 3 रो 5 कॉलम, 3 रो और 5 कॉलम का मतलब 3 रो और हर रो में 5-5 कॉलम। तो मुझे बताना है आप, जैसे ये वाला था। तो 2D मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? तो 2D मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, क्या सिंटैक्स होगा, देखते हुए बनाओ कैसे बनाएंगे। तो हम लिखेंगे इंट और नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम एरे का अकॉर्डिंग टू कि जो भी वैल्यू हम स्टोर करने जा रहे हैं। मार्क्स स्टोर करने जा रहे हैं, मार्क्स लिख देंगे। मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, MAT लिख देंगे, कुछ भी नाम के हिसाब से। और यहाँ पे हमें 2 बार सबस्क्रिप्ट बनाना है, जिससे पता चलेगा ये एक 2D एरे है। तो उसके बाद हमने लिखा न्यू, और फिर से ये किस टाइप का एरे है? इंटीजर टाइप का। साइज ऑफ रो, बताओ साइज ऑफ रो कितना है? साइज ऑफ रो कितना है? 3। और साइज ऑफ कॉलम कितना है? 5। तो पहली जो वैल्यू होगी वो होगा 3, और दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगा 5। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे अगर कोई पूछेगा तो कितना होगा? टोटल एलिमेंट्स ऑफ एरे कोई पूछेगा, टोटल कितने इसमें वैल्यूज हम स्टोर करा सकते हैं इस एरे में, इस वेरिएबल में टोटल हम कितने वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं? तो आप कहोगे 15। रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 15। टोटल 15 वैल्यूज यू कैन स्टोर इन दिस एरे। क्लियर? टोटल 15 वैल्यूज यू कैन स्टोर इन दिस एरे। आप देखो इंडेक्स वाइज अगर हम बात करें तो इंडेक्स ऑफ रो, अब सबसे पहले तो इंडेक्स वाइज आप बात करोगे तो लिखोगे कि इन 2D एरे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट always denotes the row number, the row index, and second subscript always denotes the index of column.
ठीक है, दैट मीन्स कहीं पे भी अगर वेरिएबल यूज कर रहे हो, मार्क्स और इसमें पॉइंट्स है, दूसरा पॉइंट भी लिख लेना। इंडेक्स ऑफ रो, इंडेक्स ऑफ रो starts from 0 and index of column also starts from 0 for each row। ठीक है, क्या मैंने लिखा इस बात को एक बार समझाती हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे अगर हम यहां पे लिख रहे हैं, पहला मैंने लिखा है इन 2D एरे फर्स्ट सबस्क्रिप्ट ऑलवेज डिनोट्स द रो इंडेक्स एंड सेकेंड सबस्क्रिप्ट ऑलवेज डिनोट्स द इंडेक्स ऑफ कॉलम। अब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक एग्जांपल आपको फिर से बता देती हूँ। अगर मुझे ये वाली वैल्यू स्टोर करना है 20, 40, 60, 30, 50, 70, नेक्स्ट हमें स्टोर करना है 20, 60, 90। अगर ये वैल्यू, ये सारी वैल्यूज हमें स्टोर करना है मेमोरी में, हम बनाएंगे एक 2D एरे, क्योंकि ये रो और कॉलम के आधार पे है। और 2D एरे का सिंटेक्स क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इंटीजर नंबर, 2 बार सबस्क्रिप्ट हम लगाएंगे, इक्वल्स टू न्यू इंटीजर पहला नंबर ऑफ रो। कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, हम देख रहे हैं 3, तीनों में कितने कितने कॉलम्स हैं, हम कह रहे हैं 3। तो ये बन गया एरे, एक 2D एरे जो कि स्टोर कर सकता है इन सारे एलिमेंट्स को, जो कि स्टोर कर सकता है इन सारे एलिमेंट्स को, 3 ऑफ 3। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। और अगर मुझे बात करनी है, अब मैं एक एक यहाँ पे नए नए रोज इंसर्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये अगर हमारे पास है तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। लेकिन अगर इंडेक्स वाइज बात करेंगे तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है रो का, और ये सेकंड इंडेक्स है रो का। अब मैंने एक पॉइंट लिखा था, वो पॉइंट याद रखिएगा। अगर कहीं पे भी आप लिखोगे 2D एरे का नाम, 2D एरे का नाम, और यहाँ पे लिख दोगे पहला सबस्क्रिप्ट, फिर आप लिखोगे दूसरा सबस्क्रिप्ट। पहले सबस्क्रिप्ट में आपने वैल्यू दे दिया 2, दूसरे सबस्क्रिप्ट में आपने वैल्यू दे दिया 1। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है पहली वैल्यू जो आप पास करते हो ये हमेशा दिखाता है एरे रो का कौन सा इंडेक्स, दूसरा सबस्क्रिप्ट हमेशा दिखाता है कॉलम का कौन सा इंडेक्स। बात समझ आई? तो पहले आप चले जाओ 2, रो का कौन सा इंडेक्स 2, 2 का मतलब तीसरा रो, तीसरा रो कौन सा है ये वाला। अगर हमने लिख दिया 1, 1 मतलब दूसरे रो का कॉलम का इंडेक्स क्या है 1, तो ये है दूसरे रो का 0th कॉलम, ये है दूसरे रो का फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे वैल्यू आपको कौन सी मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी 60। बात समझ आई? दूसरे रो का पहला कॉलम नहीं, हाँ दूसरे रो का इंडेक्स भी शुरू होता है 0 से, तो दूसरे का दो लिखने का, इंडेक्स में 2 लिखने का मतलब हो गया तीसरा रो ना, वैसे ही कॉलम में 1 लिखने का मतलब हो गया दूसरा कॉलम ना। तो इस तरीके से, तो मुझे आप लोग बताइएगा कि अगर मैं लिखूंगी नम ऑफ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अगर मैं लिखूंगी नम ऑफ यहाँ पे बताइएगा मुझे क्या वैल्यू प्रिंट होगा, 1 ऑफ 0, बताओ वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, इस वैल्यू को देखते हुए बताओ वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 1 ऑफ 0 वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी, 1 ऑफ 0 कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 1 ऑफ 0 वैल्यू कौन सी, वेरी गुड, सबने बताया 30। 1 का मतलब ये वाला जो पहला होगा वो रो दिखाएगा, ये जो दूसरा होगा वो कॉलम दिखाएगा। तो रो कौन सा, पहला रो का इंडेक्स में 1 लिखने का मतलब दूसरा रो, तो दूसरा रो कौन सा है ये, और उसमें कॉलम का इंडेक्स क्या है 0, तो 0 कॉलम कौन सा है ये वाला, तो दूसरे रो का पहला कॉलम कौन सा हो गया 30। ठीक है, अगर हम कहीं पे लिख देंगे नम ऑफ 3, अगर आपने कहीं लिख दिया नम ऑफ 3,
तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने नम ऑफ 3 लिखा इसका मतलब हो गया चौथा रो, जबकि चौथा रो तो यहाँ है ही नहीं, ये हो गया गलत। तो इस तरीके से हम अब जो आप 2D एरे जब आप बनाओगे तो हर एलिमेंट को आप दो दो इंडेक्स लिख के गेट कर पाओगे, सिंगल इंडेक्स लिख के कुछ भी गेट नहीं कर पाओगे। इसी को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। बात समझ आई? क्यों? बात समझ आई सबको? ठीक है, तो देखो इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। ये सारा इसका 2 डायमेंशनल के बारे में हमने लिखवा दिया। इसका एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ जिससे आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैम प्लीज इस वीडियो को जल्दी पोस्ट करिएगा, 2-3 बार देखेंगे। ठीक, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका पढ़ना, आप 2 डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं आपको। एग्जाम्पल ऑफ 2D एरे। 2D एरे थोड़ा सा आपको इंडेक्सिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से इंडेक्स कौन से वैल्यू को बता रही है उसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर तरीके से समझ आपको नहीं आएगा। जो इंडेक्सिंग को अगर सही तरीके से गेट कर लेगा वो इसको भी सही से गेट कर लेगा। हमने लिखा, क्या नाम रखा था उसका, क्या नाम रखा था, 2D एरे, क्या नाम रखा था, 2D एरे रखा था क्या, तो कुछ भी रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कुछ रखा ही नहीं है, चलो। तो हमने लिख दिया क्लास, और यहाँ पे हमने क्लास का नाम लिख दिया, क्लास का हमने नाम लिख दिया एरे 2 एग्जाम्पल, ये हो गया क्लास, ठीक है। और एरे 2D एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया क्लास। और हमने बनाना है इसमें एक मेन मेथड, हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ हमने लिख दिया स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट। अब जैसे 2D एरे बनाना है, लिख दिया हमने इंटीजर। मान लो यही सारी वैल्यूज अगर हम यूजर इनपुट कराना चाहते तो कैसे कराएंगे वो आप देखिएगा हमें, या फिर अगर हम डायरेक्ट इनपुट कराना चाहते तो कैसे कराएंगे वो देखिएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया इंटीजर, और इसमें हमने लिख दिया सबसे फर्स्ट नाम, हमने लिख दिया एरे का नाम नंबर। ऐसे लिखा तो इसका सिंपली आप मतलब क्या समझ जाओगे, नम नाम का एक 2 डायमेंशनल एरे है, नम नाम का एक 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है, इक्वल्स टू। अब ये हमने ब्रैकेट लगाया, और इस ब्रैकेट के अंदर देखो पैरेंथेसिस बना दी, पैरेंथेसिस बना दी। पहली पैरेंथेसिस में लिखा 20 40 50 या 20 40, दूसरी पैरेंथेसिस में लिखा 50 70। बात समझे? यहां हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और एक वैल्यू लिखते हैं, हमने लिखा सिर्फ नम। बात समझना, हमने लिखा सिर्फ नम और रन करा, पहले कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराया, लिखा 2D एरे डॉट जावा, अलग नाम से सेव कर दिया था। ओके, तो नम के साथ प्रिंटलन से ही लिखा है ना, चलो नम को पे इधर दे रहा, हम इसको सही करते हैं, हम इसमें इंडेक्स पास करते हैं। हमने लिख दिया 0 ऑफ 1, और फिर रन कराते हैं, जावा सी 2D एरे डॉट जावा। ओके, गिव मी अ मिनट। देख अब हाँ भी करली केसेस नहीं होता है, रुक जाओ, डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। हमने लिखा न्यू इंटीजर, और साइज दे दिया, मान लो हमने दे दिया 2, यहाँ पे हमने दे दिया 2, तो यहाँ पे हमने दे दिया मान लो 3। अब अगर आपने एक ऐसे एरे डिक्लेयर किया, ऐसे अगर आपने एक एरे डिक्लेयर किया है, इसमें अभी आपको बताते हैं, इसमें अगर आपने ऐसे डिक्लेयर किया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 6। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हो गया 6 का मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज वो है जो आपने पहला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 2। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। ठीक है, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और दोनों में कितने कितने कॉलम, 3 कॉलम, तो 2 रो और उसमें 3 कॉलम का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे बन रहा होगा, 2 रो, ये 2 रो हो गया और दोनों में 3 कॉलम, कुछ ऐसा। एक इतना आपने मेमोरी लोकेशन ऑक्युपाई किया है अगर आपने वैसे एरे डिक्लेयर किया है तो। अब मुझे इसमें इस एरे में मुझे करना क्या है, सपोज कोई वैल्यू स्टोर करानी है, पहली वैल्यू हमने स्टोर कराया, अगर मान लो हम कहीं पे प्रिंट करा के आपको पहले दिखाते हैं, मान लो हमने प्रिंट कराया 0 ऑफ 1, ये इंडेक्स सही है कि नहीं, ये इंडेक्स सही है कि नहीं, ये इंडेक्स सही है। आप रो में मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं, रो की इंडेक्सिंग मैक्सिमम हो सकती है 0 से लेके 1 तक, कॉलम की इंडेक्सिंग मैक्सिमम हो सकती है 0 से लेके 2 तक, बात समझ आई। रो की इंडेक्सिंग मैक्सिमम हो सकती है 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 2 है ना, 2 साइज है तो इंडेक्सिंग होगी 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे ये साइज है तो इंडेक्सिंग होगी 0 से लेके 2 तक, बात समझ आई। अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 0 1 तो बिल्कुल सही है, अगर यहीं पे हम लिख देंगे 2 1 तो क्या ये इंडेक्सिंग सही है, क्या 2 ऑफ 1, क्या ये इंडेक्सिंग सही है, क्या ये इंडेक्सिंग सही है। ओके आप देखते रहिए, सॉरी एक्चुअली कैमरा डिस्चार्ज हो गया है। क्या ये इंडेक्सिंग सही है, सभी लोग बताएंगे क्या ये इंडेक्सिंग सही है या गलत है। कैमरा स्टार्ट करने तो पहले, चलो तो रॉन्ग बिकॉज टोटल एलिमेंट्स आर 2 एंड हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 ऑफ 1। अब देखो यहाँ पे अभी अभी आप वैल्यू अगर प्रिंट कराओगे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही मिलेगी आपको, क्या 0। अभी जैसे हमने तो ये एक तरीका है 2D एरे को डिक्लेयर करने का, और ये तरीका है एरे के इंडेक्सिंग को गेट करने का। अब जैसे मैंने अभी अभी आपको जब 1 डायमेंशनल एरे बताया था तो 2 तरीका बताया था, एक डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने का तरीका क्या था, ऐसा था, है ना, डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने का ये तरीका था। तो वैसे ही अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करना हो यहाँ पे तो कैसे आप इनिशियलाइज करोगे, फिर ये नहीं आप लिखोगे, ये है साइज डिक्लेयर करने का तरीका। और लगाते हैं हम कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस फिर से। तो यहाँ पे इस पहले कर्ली ब्रेसेस में आप लिखोगे पहले रो की वैल्यू, दूसरे वाले कर्ली ब्रेसेस में आप लिखोगे दूसरे रो की वैल्यू। अगर आपने 2 बार कर्ली ब्रेसेस लगाया इसका मतलब क्या हो गया, रो की साइज कितनी हो गई 2, और मान लो इसमें हमने ऐसे वैल्यू पास कर दिया 50 60, तो ये एरे अगर हमने एक ऐसे एरे डिक्लेयर किया तो इसका क्या मतलब है, रो की साइज कितनी और कॉलम की साइज कितनी, रो की साइज कितनी और कॉलम की साइज कितनी। ऐसे अगर आपने एरे डिक्लेयर किया तो रो की साइज 2 और कॉलम की साइज कितनी 3, रो की साइज 2 और कॉलम की साइज कितनी 3, तो हर रो में 3 कॉलम्स। अब जैसे आप लिखोगे 2 ऑफ 1 तो गलत हो जाएगा, ये पहला जो हम यहाँ लिखते हैं उसे हम कहते हैं रो, दूसरा जो लिखते हैं इसे कहते हैं हम कॉलम। जैसे यहाँ पे लिख दो 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 1, देखो कौन सी वैल्यू प्रिंट होके आती है, हमने रन कराया और यहाँ लिखा जावा सी 2D एरे डॉट जावा, यहाँ लिखा जावा 2D एरे, सॉरी क्लास का नाम कुछ और है, जावा
एरे 2D EX, ये नाम है क्लास का। फाइल दूसरे नाम से सेव हो गई है। तो कौन सी वैल्यू आई? 70। 70 कैसे आया अब देख लो। 0 यहाँ पे जो लिखा है आपने 1, 1 लिखने का क्या मतलब? 1 किसको दिखा रहा है? रो को दिखा रहा है। अगर इंडेक्स में 1 लिख रहे हो इसका मतलब सेकेंड रो। फिर से आपने लिखा है 1, तो ये क्या दिखा रहा है? ये कॉलम को दिखा रहा है। इसको लिखने का क्या मतलब? इसको लिखने का मतलब सेकेंड कॉलम। मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम कौन सा है? सेकेंड रो ये वाली है, इसका सेकेंड कॉलम कौन सा वाला है? ये वैल्यू कौन सी है? 70। बात समझ आई? तो ये है डायरेक्ट इनिशियलाइज करने का तरीका। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम पेस्ट करना चाहें तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे 2D एरे को डायरेक्ट इनिशियलाइज करने का तरीका। अब आपको इससे पहले बताया ही था कि अगर आप सिर्फ साइज डिक्लेयर करना चाहते हो तो साइज आप लिख सकते हो न्यू इंट साइज, हमने लिख दिया 2, यहाँ पे हमने लिख दिया कॉलम की साइज 3, तो इसका मतलब है 2 रो और दोनों रो में कितने कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स। अगर आपको हर इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करना है तो आप क्या कर सकते हो? हमने लिख दिया नाम आप देखो हर बार जो आप वैल्यू लिखोगे उसमें 2 इंडेक्सिंग होनी चाहिए। पहला जो रो को बताएगा, दूसरा जो किस रो का कौन सा कॉलम ये बताएगा। तो आप टोटल कितने वेरिएबल्स बना सकते हो? ऐसे ही आप बना सकते हो 2 × 3 6। हमने जैसे देखो 6 वेरिएबल्स बना लिए। अब इंडेक्सिंग कौन कौन सी होगी? पहली इंडेक्सिंग होगी 0, तो कॉलम होगा 0। फिर यहाँ पे हमने रो का की इंडेक्सिंग लिख दिया 0, कॉलम की इंडेक्सिंग लिख दिया 1, रो की इंडेक्सिंग लिख दिया 0, कॉलम की इंडेक्सिंग लिख दिया 2। अब बताओ 0 रो में क्या इससे ज्यादा कॉलम हम गेट कर सकते हैं? 0th रो में क्या हम इससे ज्यादा कॉलम गेट कर सकते हैं? 0th रो में क्या हम इससे ज्यादा कॉलम गेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब आप नेक्स्ट रो को गेट कर सकते हैं, फर्स्ट रो का 0th कॉलम। और मैंने यहाँ एक लाइन लिखवाया हुआ था कि इंडेक्स ऑफ, एक सेकेंड गलत लिखवा दिया है क्या? इंडेक्स ऑफ रो स्टार्ट्स फ्रॉम, हाँ, इंडेक्स ऑफ रो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इंडेक्स ऑफ कॉलम स्टार्ट्स फ्रॉम 0 फॉर ईच रो। मतलब हर रो के लिए कॉलम 0 से स्टार्ट होता है और साइज -1 तक जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 फर्स्ट रो का 0th कॉलम, फर्स्ट इंडेक्स का 0 इंडेक्स कॉलम, फिर हमने रो का इंडेक्स लिखा 1, फिर कॉलम का इंडेक्स लिखा 1, रो का इंडेक्स लिखा 1, कॉलम का इंडेक्स लिखा 2। ये हो गए आपके ऑल 6 वेरिएबल्स। इनके अलावा आप और वैल्यूज इसमें स्टोर नहीं कर सकते। अगर आपने एरे ऐसे बनाया है तो आप इन सब में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। हमने लिख दिया 30, हमने लिख दिया 50, हमने लिख दिया 70, हमने लिख दिया 90, हमने लिख दिया 120, हमने लिख दिया 140। ये वैल्यूज हमने स्टोर करा दिया। ठीक है। अब अगर हमें इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। हमने लिख दिया system.out.println, यहाँ पे हमने लिख दिया नाम। आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो उस एरे का नाम उठा लो। num of 1 of 0, कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 1 of 0, कौन सी वैल्यू? 90। प्रिंट भी क्या होगा? 90। ठीक है, हमने रन कराया। जावा सी नाम क्या है फाइल का? 2D एरे डॉट जावा। और फिर क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है एरे 2D एग्जाम्पल। एरे 2D एग्जाम्पल है। तो रन कराओ इसको फिर से। जावा एरे 2D एग्जाम्पल, फिर से नहीं मिला। एरे जावा एरे 2D, ओके, एग्जाम्पल। वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई? 90। तो इस तरीके से आप समझ गए वैल्यूज हम कितने स्टोर करा सकते हैं, कितने प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे अगर आप चाहते हो सारी वैल्यूज को हम लूप लगा के, जैसे फर्स्ट 1D एरे में हम लूप लगा के सारे इंडेक्स को एक्सेस कर रहे थे, वैसे ही हम 2D एरे में अगर लूप लगा के जो है एक्सेस करना चाहें तो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा। ये समझ आया पहले सबको? 2D एरे में कितने कैसे बनाएंगे, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन सा इंडेक्स हो सकता है, कैसे स्टोर करने पे, ये सबको समझ आया?
ये समझ आया? अब जैसे सारे अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो देखो अब यहाँ 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। ओके, कैमरा फिर से डिस्चार्ज हो गया, रुक जाओ। देखो अब यहाँ पे 2 लूप की जरूरत पड़ेगी। एक लूप जो रो को बताएगा कौन सा रो है, ये जो हम यहाँ लिखेंगे, जो रो बताएगा नंबर ऑफ रो, और दूसरा होगा एक और लूप जो कि नंबर ऑफ कॉलम बताएगा, कौन से रो का कौन सा कॉलम। अब आप मेरी बात समझिएगा, अगर मैम एक्सेप्शन बता रहा है, एक्सेप्शन नहीं बताएगा, आपने कुछ गलत कर दिया होगा वो, तो देखो रन टाइम पर बता दीजिए। अच्छा वो भी बता देंगे। देखो अब पहले प्रिंट कैसे करेंगे वो बता देते हैं, वैसे ही रन टाइम भी होता है। तो पहला रो, जैसे अगर हमें प्रिंट कराना है, हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने लिख दिया, अगर आपके एग्जाम्स में जैसे 2D एरे पूछता है, आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, इट्स मोर देन इनफ, इसके अलावा 2D एरे और कुछ नहीं है। हमने लिख दिया ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2D एरे इज, अब देखो कैसे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंट अगर करना है तो सबसे पहला जो रो होगा वो होगा, पहला जो लूप होगा वो होगा रो के लिए। अब रो का आप नंबर बताइए, रो का जो नंबर आपने टोटल इसमें लिखा हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक गया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम कहाँ तक गया है। सिर्फ रो की बात करिएगा, सिर्फ रो की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक रो को हमने दिखाया हुआ है, बताएं। सिर्फ रो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। तो हमने लिख दिया इंटीजर i इक्वल्स टू 2 तक नहीं, 0 से लेके 1 तक। तो हमने लिख दिया i इक्वल्स टू 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 1 एंड i प्लस प्लस। मतलब ये हो गया पहला रो। ये जो है ये कॉलम, ये जो लूप है वो किसको दिखाएगा, रो को दिखाएगा। दूसरा हम रो के अंदर के कॉलम को दिखाना है, रो के अंदर कौन सा कॉलम। अब जब 0 रो होगा, 0th रो होगा तो उसमें भी 0th कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम होगा। ऐसे ही जब i की वैल्यू 1 होगी तब फिर से 0th कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम होगा। तो हम एक और लूप लगाते हैं, हमने लिखा इंटीजर j इक्वल्स टू 0 से लेके, और कॉलम की वैल्यू कहाँ तक गई है, कॉलम का इंडेक्स मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 2 तक गया है ना, 0 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 2 तक गया है। तो हमने लिख दिया j इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2 एंड j प्लस। अब आपको 2 लूप की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अलग अलग इंडेक्सिंग भी आपको दो अलग अलग इंडेक्सिंग मिल रही है, जैसे 0 2, जैसे 1 0, जैसे 1 1, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फॉर कॉलम। और सारे ही जो है नंबर्स को प्रिंट कराना है तो लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख सकते हो। और यहाँ पे हमने लिख दिया एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो हमने लिख दिया एरे का नाम ऑफ आई ऑफ जे। इससे आपको सारे इंडेक्स मिल जाएंगे, जो सारे इंडेक्स आपने यहाँ लिखे थे वो सारे इंडेक्स आपको यहाँ लूप से मिल जाएंगे। कैसे, सबसे फर्स्ट i की वैल्यू हुई 0, जब i की वैल्यू 0 होगी तो ये अंदर एक और लूप है जो कि 3 बार एग्जीक्यूट होगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आप यहाँ 0 0 रख के देख लो, आपको ये पहला नंबर मिल जाएगा। फिर j की वैल्यू, इनर लूप, j की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, j की वैल्यू बढ़ेगी 1, तो आप यहाँ 0 1 लिख के देख लो, ये 50 मिल जाएगा। फिर j की वैल्यू बढ़ेगी, हो जाएगी 2, तो आप 0 2 लिख के देख लो, ये 70 मिल जाएगा। फिर जब j की वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाएगी, जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये लूप गलत हो जाएगा। जब ये लूप गलत होगा तो फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, और जब i की वैल्यू 1 होगी तो फिर से एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, ये पूरा लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा, तो j की वैल्यू फिर से शुरू हो जाएगी, कहां से, 0 से, और आप 1 और 0 लिख के देख लो, ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर j की वैल्यू 0 से बढ़ के होगी 1, आप 1 1 लिख के देख लो, ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर j की वैल्यू हो जाएगी 2, आप 1 2 लिख के देख लो, ये वैल्यू मिल जाएगा। 1 2 कहाँ लिख के देख लो, ये इंडेक्सिंग की जगह पे। और जब j की वैल्यू होगी 3 तो ये लूप गलत हो जाएगा, इनर लूप,
अब लूप दोबारा नहीं चलेगा, दोबारा प्रिंट भी नहीं होगा। अब फिर जब आउटर के पास जाएगा और आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये लूप भी गलत हो जाएगा और दोबारा कुछ प्रिंट नहीं होगा, हमें सारी वैल्यूज प्रिंट होती हुई मिल जाएंगी। तो पहला लूप हम चलाते हैं रो का 0 इंडेक्स से लेके साइज -1। दूसरा लूप चलाते हैं कॉलम, हर रो में कितने कॉलम्स हैं, 0 से लेके कॉलम का साइज -1। और इस तरीके से हम सारी वैल्यूज जो प्रिंट होंगी वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगी, क्योंकि हमने प्रिंट ln लगा रखा है। पहली वैल्यू प्रिंट हुई फिर न्यू लाइन में आ गया, फिर दूसरी वैल्यू प्रिंट हुई फिर न्यू लाइन में आ गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो सारी वैल्यूज एक ही लाइन में प्रिंट हो, बस लिख दो प्रिंट, हर वैल्यू के बाद थोड़ा सा गैप आए, आप यहाँ पे 2 स्पेस दे दो, हो गया। आप इसको रन करा के चेक कर सकते हो। जैसे हमने रन कराया और आपको आउटपुट दिखाते हैं। हमने रन कराया और देखिएगा, पहले कंपाइल कराते हैं 2darray.java, यही है ना, फिर रन कराते हैं, गलत है ये वाला सही है। ये देखो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए एक ही लाइन में। आप चाहते हो पहले रो का एलिमेंट हो, पहले रो का सारा एलिमेंट एक रो में प्रिंट हो, दूसरे रो का सारा एलिमेंट नेक्स्ट रो में प्रिंट हो, तो आप एक रो के एलिमेंट को प्रिंट होने के बाद यहाँ न्यू लाइन लगा दीजिए, लिख दीजिए system.out.println और सिर्फ println लिख के छोड़ दीजिए, अपने आप न्यू लाइन पे आ जाएगा। और अब देखिए आप पहले 2 रोज बनेंगे। अब पहला कंपाइल कराया हमने, फिर हमने रन कराया, ये देख सकते हो पहले रो का सारा एलिमेंट फिर दूसरे रो का सारा एलिमेंट। समझ आई? तो इस तरीके से हम 2D एरे को हैंडल करते हैं। मैं इसको कॉपी करके रखती हूँ यहाँ पे, और आप एक बार, जिसको भी ये समझ आया होगा वेरी गुड, जिसको नहीं समझ आया होगा आप एक बार मेरे कहने से आप एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, फिर आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो 2D एरे समझ में आया, कैसे अलग 2D एरे में हम हर एलिमेंट को दिखाने के लिए 2-2 इंडेक्स का यूज करते हैं। क्लियर है? ओके, तो बाकी मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आप लोग पढ़ते रहे। ओके आदित्य, मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये जो नोट्स है इसको मैं टेलीग्राम चैनल में भेजती हूँ, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। और बाकी कल आप पढ़िएगा, कल हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेथड जिसे हम कहते हैं वो क्लियर करेंगे। पुराना टास्क चेक करा दीजिए। हाँ करा देती हूँ, मैं करा दूंगी। नोट्स को भी नोट्स भेज दूंगी। कब होगी समर ट्रेनिंग? 8 तारीख से पहला बैच स्टार्ट होगा, उसके बाद न्यू बैचेस बनेंगे 2-3 डेज की गैपिंग पे आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ओके चलो, मैं समर ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगी कल वैसे संडे है लेकिन क्लासेस चलेंगी। सो थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय गाइस। रिवाइज जरूर करना आप लोग इसको। थैंक यू।